जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि दो मोर्चे के खतरे अभी बने हुए हैं और इनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता है। ऐसे में उन्होंने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स और साथ ही लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म की खरीद की योजना के बारे में जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि ये जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स है वो पूरी तरीके से मैन फाइटर जेट्स की जगह नहीं ले सकते और भारतीय वायुसेना अपनी फ्लीट्स को 42 यानी कि 42 स्क्वाड्रंस तक बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स तनाव जिस तरीके से बना हुआ है, ऐसे में भारत जानता है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार अपनी हवाई क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और इसीलिए एक साथ अगर दो मोर्चों में लड़ाई लड़ी जाए तो इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और वर्सेटाइल फ्लीट का होना जरूरी है, जो कि ऑपरेशन के कई थिएटरों में खतरों का तेजी से जवाब दे सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के शस्त्रागार में दोस्तों अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिनका इस्तेमाल निगरानी, टोही और यहाँ तक कि कुछ सिनेरियोज में स्ट्राइक के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये जो मानव रहित प्लेटफॉर्म्स है वो कई तरीके के रणनीतिक लाभ भी प्रदान करते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी सक्रिय रूप से मानव रहित प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट और उनकी तैनाती कर रहे हैं, जबकि भारतीय वायुसेना अपनी फ्लीट में और अधिक संख्या में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को शामिल करने की योजना बना रही है। लेकिन यहाँ पर पर्याप्त संख्या में भारतीय वायुसेना का जो फोकस है वो मैन्ड स्क्वाड्रंस को बनाए रखने के लिए, ताकि भारत की जो एयर सिक्योरिटी है और उभरते खतरों का वो प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें ये आ रही है कि यूएई और चाइना के बीच में J-20 फाइटर जेट की डील हो सकती है। हाल ही में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के मेजर जनरल सोलेह मोहम्मद बिन मजरेन अल अमेरी ने चाइना की यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ यूएई रक्षा मंत्रालय का एक डेलीगेशन भी है और इस यात्रा में वो चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी वायुसेना के कमांडर जनरल चांग डिकाओ के साथ बैठक कर चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर ये बातचीत हो रही है और दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने कई सेशंस में यहाँ पर हिस्सा लिया। दरअसल दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई जो तस्वीर है वो यहाँ पर एक परत और जोड़ती है। इन तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि दो J-20 फाइटर जेट्स पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद दोनों देशों के बीच J-20 की डील हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने यूएई को F-35 का पूरा एक्सेस देने से मना कर दिया। ऐसे में यूएई अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चाइना से 5th जनरेशन के इस J-20 फाइटर जेट को खरीद सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ भारत की स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक पर आधारित एक अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल, जिसे कि यूजीवी कहा जाता है, उसे विकसित करने के लिए भारतीय सेना से मंजूरी मांग रही है। और डीआरडीओ की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने 2022 में एक प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें कि अर्जुन मार्क 1A के मजबूत डिजाइन और क्षमताओं का फायदा उठाते हुए इसी के आधार पर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को तैयार करना है। और ये जो नया मानव रहित प्लेटफॉर्म है वो विशेष रूप से पश्चिमी सीमा पर भारत के कठोर रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां वर्तमान में अर्जुन मार्क 1A तैनात है। डीआरडीओ जिस यूजीवी को तैयार करना चाहता है वो युद्ध के मैदान में कई प्रकार की भूमिकाएं निभाएगा, जिसमें कि सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस, जिसके तहत ये एनिमी पोजीशंस और उनकी मूवमेंट्स की रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि सैनिकों के जीवन को कोई जोखिम भी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों ये टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन के लिए भी तैयार किया जाएगा, यानी कि ये जो यूजीवी है वो सटीक हमलों के लिए दुश्मनों के लक्ष्यों की पहचान और उनका पता लगा सकता है। इसके अलावा ये जो हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस है वहां पर सैनिकों को जो सप्लाई है उसे पहुंचा सकता है और यही नहीं, इसके अलावा घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर भी निकालेगा। दरअसल रेगिस्तान जैसे इलाके में नेविगेट करना काफी टफ होता है। ऐसे में डीआरडीओ ने यूजीवी को एक स्वदेशी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस करने का प्रस्ताव दिया है। अर्जुन के आधार पर ये जो यूजीवी विकसित किया जाएगा वो लैंड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में भारत को एक बड़ी बढ़त भी देगा। एक बार ये सफल हो जाता है तो ये परियोजना पश्चिमी मोर्चों पर भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी और युद्ध क्षेत्र की सुरक्षा में ऑपरेशनल दक्षता को भी बढ़ाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने 12 बोइंग P-8I समुद्री गश्ती विमानों की फ्लीट के लिए संभावित जो अपग्रेडेशन पैकेज है उसका मूल्यांकन कर रही है और इस अपग्रेड में डेजिग्नेटेड इंक्रीमेंट 3 ब्लॉक 2 है, जिसके जरिए P-8I विमान सबसे एडवांस पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक और साथ ही उन्हें एंगेज कर सकता है, यानी कि ये P-8I की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार करेगा।
P-8I को बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इस अपग्रेड पैकेज को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना सहित दुनिया भर के कई P-8 ऑपरेटरों से भी संपर्क किया है। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए विमान की क्षमताओं को बढ़ाने पर यह ध्यान केंद्रित किया गया है। इंक्रीमेंटेड 3 ब्लॉक 2 अपग्रेड में P-8I के कॉम्बैट सिस्टम सूट का व्यापक ओवरहॉल भी किया जाएगा, जिसमें कि इसकी प्रोसेसिंग पावर और सिक्योरिटी को भी इन्हांस किया जाएगा। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगाया जाएगा और अपग्रेड हो जाने के बाद P-8I की ट्रैकिंग और टारगेटिंग क्षमता और बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि ये अपग्रेड सिर्फ एवियोनिक्स से आगे जाता है, यानी कि अतिरिक्त प्रणालियों को इसमें इंटीग्रेट करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इसके एयरफ्रेम को भी मजबूत किया जाएगा। इसमें नए एयरफ्रेम रैक, रेडॉम, एंटीना, सेंसर और अपडेटेड वायरिंग सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। और इंक्रीमेंट 3 ब्लॉक 2 अपग्रेड पर भारतीय नौसेना का निर्णय हिंद महासागर क्षेत्र में P-8I फ्लीट की बढ़त बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। और अगर इसके लिए मंजूरी मिल जाती है तो ये अपग्रेडेशन पानी के भीतर खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में भारतीय नौसेना की क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मणिपुर से एक दुखद खबर आ रही है। दरअसल कुकी समुदाय के उग्रवादियों ने देर रात मैतेई बहुल गांव में वहां पे फायरिंग भी की और बम भी फेंके। इस दौरान एक बम 128 बटालियन CRPF की चौकी के अंदर फट गया, जिसमें कि 4 जवान घायल हो गए। बता दें कि 2 घायल सब इंस्पेक्टर एन सरकार और हेड कांस्टेबल अरूप सैनी ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि इंस्पेक्टर जादव दास और कांस्टेबल आफ्ताब हुसैन को इसके छर्रे लग गए। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेज दिया गया है और हमले के साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब अपने महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कि रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वो बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स यानी कि DAP 2020 की मेक 2 प्रक्रिया के तहत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी करते हुए इंडियन एयरफोर्स अपने Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए कॉमन एयर टू ग्राउंड लॉन्चर को डिजाइन और विकसित करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट होगा जो कि सुखोई 30 MKI की आक्रामक क्षमताओं को बदल सकता है। कॉमन लॉन्चर एक यूनिवर्सल कैरियर के रूप में कार्य करता है, जो कि फाइटर जेट को मिशन आवश्यकता के आधार पर हथियार और पॉड्स की एक विस्तृत श्रृंखला ले जाने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में सुखोई 30 MKI के ओरिजिन इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा आपूर्ति किए गए विभिन्न लॉन्चर्स ऑब्लिक एडेप्टर पर निर्भर करता है। हालांकि जो रशिया के OEM के द्वारा भेजे जाते हैं उन लॉन्चरों की अपनी एक सीमा होती है, जिसमें कि वेट रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि वजन प्रतिबंध होता है। इसके अलावा मिशन डिपेंडेंसी भी बढ़ती है। बता दें कि भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो 2 लॉन्चर वेरिएंट्स पर है, एक हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के लिए तो दूसरा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए। और ये जो प्रतिभा है वो कई लॉन्चरों की आवश्यकता को समाप्त करती है और इसके अलावा ऑपरेशन को सरल बनाती है। एयर टू ग्राउंड लॉन्चर 50 किलोग्राम से लेकर 1500 किलोग्राम तक की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और बमों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ लैस होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाएगा। सुखोई 30 MKI पर विभिन्न हार्ड पॉइंट्स पर लॉन्चर को माउंट करने की क्षमता हथियार कॉन्फ़िगरेशन में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और इस परियोजना में लॉन्चर का वजन 180 किलोग्राम से कम रखने पर जोर दिया गया है, जिससे कि जो फाइटर जेट का ओवरऑल वेट और परफॉर्मेंस है वो सुनिश्चित की जा सके। कॉमन लॉन्चर परियोजना इंडियन एयरफोर्स के आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए एक स्वागत योग्य विकास भी है और इस परियोजना में सफलता भारतीय वायुसेना और घरेलू रक्षा कंपनियों के बीच आगे सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त करेगी, जिससे कि आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जर्मनी ने अब भारत के लिए लाइसेंस प्रदान करने का जो प्रावधान है उसे खोल दिया है। दरअसल इसके जरिए अब भारत जर्मनी से छोटे हथियार खरीद सकता है, यानी कि जर्मनी ने छोटे हथियारों के लिए जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट है उसे आसान कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा जर्मनी भारत के साथ डिफेंस सहयोग को और बढ़ाना चाहता है, जिसमें कि मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट अगले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच होने वाली है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का जो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर और इंडिजीनियस फ्यूल है उसे तैयार कर चुका है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस अपने रशियन पार्टनर से बात कर रही है रैमजेट इंजन को भारत में बनाने को लेकर, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पावर देगा और कंपनी अपनी डिपेंडेंसी को रशिया पर पूरी तरीके से कम करना चाहती है, खासकर कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उन्हें देखते हुए। और इससे भारत को एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि भारत आसानी से इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अपने फिक्स्ड विंग स्वार्मिंग UAV स्टैक के सफल शुरुआती परीक्षण के साथ मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और ये जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है वो एरियल कॉम्बैट ऑपरेशन में एक बड़ी क्रांति लाएगी।
बता दें कि कंपनी का जो कोर है वो मोज़ेक इंटेलिजेंस स्यूट में निहित है और ये जो स्यूट है वो यूएवी को डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूज टीमिंग मिशन ऑपरेट करने का अधिकार देता है। बता दें कि शुरुआती परीक्षणों के दौरान मोज़ेक सिस्टम्स के अलग अलग मॉडलों का इवैल्यूएशन किया गया था कॉम्बैट मास और एयर लॉन्च इफेक्ट्स को अचीव करने के लिए। बता दें कि एनआरटी की ये जो सफलता है उसने उन्हें दुनिया भर की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल कर दिया है जिनके पास हेट्रोजीनियस स्वार्म्स विकसित करने की क्षमता है। हेट्रोजीनियस स्वार्म्स में एक ही यानी कि सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट होती है जिसके अंदर विभिन्न डिजाइन और कार्य क्षमता वाले यूएवी का उपयोग शामिल होता है और ये जो विविधता है वो युद्ध की स्थितियों में कई फायदे देती है जिससे कि स्वार्म्स अधिक अडेप्टेबल और लचीले बन जाते हैं। पैच और आपको बता दें कि एनआरटी की ये जो टेक्नोलॉजी है वो युद्ध के भविष्य के लिए कई संभावनाएं रखती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना ने पाकिस्तान की नेवी के लिए पहली हैंगॉर क्लास की जो पनडुब्बी है उसे लॉन्च कर दिया है। इस समझौते के तहत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को 8 अत्याधुनिक एडवांस पनडुब्बियां मिलेंगी जिसमें से कि 4 का निर्माण चीन में होगा और बाकी की 4 का निर्माण पाकिस्तान में किया जा रहा है। यही इसके अलावा इसमें टीओटी भी पाकिस्तान को दी गई है। ये पनडुब्बी एडवांस स्टेल क्षमताओं वाली है और ये कई तरीके के खतरे वाले वातावरण में ऑपरेट हो सकती है। इसके अलावा इसमें कई अत्याधुनिक हथियार और सेंसर्स को भी लगाया जाएगा जिससे कि ये पनडुब्बी लंबी दूरी पर भी अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।